नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं TRA और जूनियर अकाउंटेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट GF&AR, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल, और हिंदी में बोले तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। इसका जो चैप्टर वन है इंट्रोडक्टरी या फिर सामान्य परिचय, जो कि सामान्य परिचय देता है किसका? GF&AR का, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का। इस चैप्टर के अंदर रूल 1 से लेकर रूल 4 तक के जो रूल है वो यहाँ पर सम्मिलित है, जो कि इस चैप्टर 1 के अंदर आते हैं। रूल 1 से लेकर रूल 4 को हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। इनके जो वीडियोस है वो भी हमने हमारी ऐप के ऊपर डाल दिए हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 के MCQ अब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा MCQ का, जहां पर आपके बताया था ना MCQ क्या काम करते हैं। MCQ काम करेंगे आपने जो भी रूल्स पढ़े हैं उनको पॉलिश करने का काम। विदाउट MCQs आपने जो रूल पढ़े हैं वो पॉलिश नहीं हो पाएंगे, इसलिए हर चैप्टर के जो MCQs है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। टोटल मिलाकर इस पहले चैप्टर के ही जहां पर रूल 1 से लेकर रूल 4 है, इसके मैं आपको 50 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। 50 क्वेश्चन जो होंगे वो उनका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, 2 टेस्ट के माध्यम से और 2 क्लासेज के माध्यम से, 2 टेस्ट और 2 क्लासेज के माध्यम से हम इन पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों का क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल के अंदर इनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ यह जो 2 क्लास है उनमें से मैं एक क्लास आप सभी के साथ अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, अपना सुझाव जो भी है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी, सामान्य परिचय, रूल 1 से लेकर रूल 4 तक के MCQ। टोटल में 50 MCQ है, 25 MCQ हम इस क्लास के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास के MCQ करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने इस चैप्टर के जो रूल है 1 से लेकर 4 तक उनको अच्छे से रीड आउट कर रखा है, चाहे कहीं से भी कर रखा हो, कॉमर्स मेरी जान प्लेटफॉर्म से कर रखा है या फिर कहीं और से कर रखा है। उसी के बाद में आप MCQ के ऊपर आइएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है द जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, यानी कि जो GF&AR है आर सप्लीमेंट्री टू विच रूल, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम किन नियमों के पूरक है? सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम किन नियमों के पूरक है? अब जब भी आप GF&AR का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद में उसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिएगा GF&AR बोले तो जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल, बोले तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। यह सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर जी यह प्रकाशित कब हुए, यानी कि यह पब्लिश कब हुए, ये इशू कब हुए, यह पब्लिश कब हुए, यह इशू कब हुए पहली बार। ये सबसे पहली बार प्रकाशित या इशू या फिर पब्लिश हुए थे 1952 के तहत। 1952 के तहत ये प्रकाशित हुए थे। आपके हमारे संविधान का आर्टिकल जो 150 है, आर्टिकल 150 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 150 बताता है राज्यों के और केंद्र के लेखे किस प्रकार से रखे जाएंगे, उसके संबंध में बता रहा है आर्टिकल 150। और GF&AR रूल्स भी क्या बताते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लेखे हैं वो किस तरह से रखे जाएंगे, किस तरह से वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरह से वो एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 150 के द्वारा यह क्या है? संचालित है। दूसरा पॉइंट आपको GF&AR रूल्स के बारे में ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है।
तीसरा जो पॉइंट आता है कि देखिएगा जीएफआर रूल पब्लिश तो हो गए थे 1952 में। दो क्वेश्चन बनते हैं, जीएफआर रूल कब पब्लिश हुए और राजस्थान के अंदर यह सबसे पहली बार कब से लागू हुए। तो अब दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं कि यह राजस्थान के अंदर लागू कब हुए, राजस्थान में लागू कब हुए, मतलब कि राजस्थान के अंदर यह एप्लीकेबल कब हुए। 1952 के अंदर तो बन गए थे, पब्लिश हो गए थे। राजस्थान के अंदर ये जो एप्लीकेबल हुए थे वो हुए थे 25 अक्टूबर 1993 से। कब से हुए थे? 25 अक्टूबर 1993 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल से आप इनको मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, यह जो नियम होते हैं वो कोषागार नियमों के, यह जो नियम होते हैं वो कोषागार नियमों के, कोषागार नियम बोले तो ट्रेजरी रूल्स, बोले तो ट्रेजरी जो रूल्स होते हैं उनके कोषागार नियमों के पूरक होते हैं। पूरक बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। मतलब कि कोषागार नियम और ये जीएफआर के जो नियम होते हैं वो साथ साथ में चलते हैं, मतलब कि दोनों आपस में एक साथ चलने वाले होते हैं। क्योंकि देखिएगा ना, कोषागार जो नियम होते हैं, ट्रेजरी रूल्स होते हैं, वो यही बताते हैं कि जो सरकार के जो खजाने हैं उनमें किस प्रकार से रुपया आएगा और वहां से किस तरह से रुपया जाएगा। बात करते हैं हम, ये जो कोषागार नियमों की हमने बात की, देखिएगा ये मैं आपको जितने भी पॉइंट लिखा रहा हूं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके बाकी वाले क्वेश्चंस भी क्या कर रहा हूं, कवर अप करवा रहा हूं। ये जो कोषागार जो नियम हमने पढ़े, कोषागार जो नियम हमने पढ़े, यानी कि जो ट्रेजरी रूल्स हम देख रहे हैं, यह संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत बनाई गई है, ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। यह जो कोषागार नियम है वो आपके संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 283 द्वारा क्या है, संचालित है। मैंने आपको यहां पर कितने पॉइंट लिखाए हैं, 1 2 3 4 और 5, और पांचों के पांचों जो पॉइंट है वो एग्जाम के अंदर सेपरेटली वहां से क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो अब जो पहला क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था कि जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल, यानी जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल जीएफएनडीआर जो सप्लीमेंट्री है, किन रूल्स के सप्लीमेंट्री है, यह है आपके कोषागार नियमों के। तो आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बोले तो ट्रेजरी रूल या फिर कोषागार नियमों के यह पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये वाली जो बातें हैं वो बिल्कुल से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो यह है कि जीएफआर के जो रूल्स हैं वो कब इशू हुए, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जो थे वो कब जारी किए गए। मैंने बताया था सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पहली बार 1952 में जारी हुए थे। अगर राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में कब से लागू हुए हैं तो वो 25 अक्टूबर 1993 से लागू हुए, लेकिन यहाँ पर तो ये पूछ रहा है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पहली बार कब जारी हुए, ये हुए थे 1952 में। आपका जो राइट आंसर क्या रह जाएगा आपके लिए, ए जो आंसर है 1952 वो सी रह जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स which has been made by the government of Rajasthan for expenditure and revenue receipt of the Rajasthan government, in which form it is broadcast। बोले तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जो राजस्थान सरकार के द्वारा व्यय एवं राजस्थान राजस्व की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं, यह किस रूप के अंदर प्रसारित है। यानी कि देखो क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामान्य वित्तीय लेखा नियम है वो राजस्थान सरकार के व्यय के बारे में यानी कि एक्सपेंसेज के बारे में, और जो रेवेन्यू बोले तो रिसिप्ट राजस्व के बारे में डिस्कस करता है। यह जो है वो किस रूप के अंदर प्रसारित है, पहला ऑप्शन है एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश है। दूसरा विधानसभा द्वारा पारित अध्यादेश है। तीसरा संविधान के अनुच्छेद 283(2) के द्वारा, अब देखो 283(2) के अंदर क्या आते थे आपको आइडिया रहा होगा 283(2) के अंदर क्या आते हैं, यहाँ पर तो के द्वारा जारी आदेश, ये तो ट्रेजरी रूल्स हैं, यह तो कौन से रूल्स है, ट्रेजरी रूल्स है, ना कि जीएफआर रूल्स और नन ऑफ अबव। अब देखिएगा थोड़ा सा जीएफआर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा आपको पता है कि हमारे यहाँ पर, यहीं पर मैं आपके लिख लेता हूँ, इसी पेज के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आपको पता है कि
हमारे यहाँ पर जो किसी भी स्टेट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या काम करता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करता है कि जो भी नियम वगैरह बने हैं, जो भी नियम कानून बने हैं, वो प्रॉपरली लागू हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, उनको लागू करवाने का काम होता है। तो हमारे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है, यानी कि राज्यपाल होता है। कौन होता है? गवर्नर होता है या फिर राज्यपाल होता है। गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी GFAR की, अगर मैं यहीं पर अगर बात करता हूं अपने GFAR की, तो GFAR क्या है? GFAR है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नर। यह क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है किसके? गवर्नर के। बोले तो राज्यपाल के कार्यकारी आदेश हैं ये। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखाता हूं मैं आपको, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा कि यदि आपको GFAR में चेंज करना है, GFAR के कोई रूल्स हैं, उनमें क्या करना है? आपको चेंज करना है। तो यह चेंज जो होगा वो केवल और केवल गवर्नर की परमिशन से ही क्या हो सकता है? रूल्स के अंदर चेंज हो सकता है। किसकी परमिशन से चेंज हो सकता है? केवल और केवल गवर्नर की परमिशन से। केवल और केवल गवर्नर की परमिशन से यह नियम चेंज हो सकते हैं। जब गवर्नर अपनी परमिशन देता है तो वो एजी क्या है? अकाउंटेंट जनरल। एजी क्या है? अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल क्या काम करता है? जैसे कि एक सेंट्रल लेवल के ऊपर CAG होता है, जो कि ये देखता है कि सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने खातों को प्रॉपरली मेंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा है। उसी तरह से स्टेट लेवल के ऊपर होता है एजी, बोले तो अकाउंटेंट जनरल, जो कि यह देखता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर रखा है या नहीं कर रखा है। क्योंकि ये अकाउंट से डील करने वाला बंदा होता है, तो यहां पर इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो भी काम आती है। तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो GFAR हैं वो किस रूप के अंदर प्रसारित किए गए हैं, किस रूप के अंदर इश्यू किए गए हैं, इनको इश्यू किया गया है राज्यपाल के कार्यकारी आदेश के रूप में। आंसर क्या रह जाएगा? थर्ड का ए विल बी द आंसर। तीसरे का क्या आंसर रह जाएगा आपके लिए? ए आंसर रह जाएगा। देखिएगा, बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं आपसे। अगर यहाँ पर आपको किसी भी तरह का मतलब कि कोई भी आपका सुझाव है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आने के लिए। इन हाउ मेनी सेक्शन आर द GFAR जो रूल्स हैं वो डिवाइड है? सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियम कितने खंड में विभाजित है? GFAR के जो रूल्स हैं वो कितने खंड के अंदर विभाजित हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर ये इतने खंडों में विभाजित नहीं था। हमने क्या कहा कि ये जो नियम है वो कब जारी हुए थे? यह जो GFAR के जो रूल्स हैं वो कब जारी हो गए थे? GFAR के जो रूल्स है वो कब जारी हो गए थे? हमने कहा कि सर जी GFAR के जो रूल्स है वो 1952 के अंदर क्या हो गए थे? जारी हो गए थे। लेकिन अब सिंपल सी बात है, समय के साथ क्या मांगता है? समय परिवर्तन मांगता है। तो समय के साथ परिवर्तन की मांग आई कि यार GFAR के जो रूल्स हैं, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग के जो रूल्स, अकाउंट्स के जो रूल्स हैं वो थोड़े से आउटडेटेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? समय के साथ परिवर्तन की मांग आई। समय के साथ परिवर्तन की क्या आई? मांग आई कि आप इन रूल्स को थोड़ा सा चेंज करो ताकि यह आज के टाइम पीरियड के साथ क्या हो सके? मेल खा सके। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने श्री भगवान सिंह, किसको? भगवान सिंह को, किसको? भगवान सिंह को, श्री भगवान सिंह। ये भगवान सिंह कौन थे? रिटायर्ड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर थे। रिटायर्ड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर थे। कहाँ पे थे? कोई मतलब नहीं है। कौन थे? नाम क्या था? नाम था इनका भगवान सिंह। तो भगवान सिंह जी को इनके अमेंडमेंट के लिए कहा गया। तो फिर इन्होंने अमेंडमेंट किया, इन रूल्स को वापस से लिखा
इन रूल्स को वापस लिखा, और जब इन्होंने इस रूल्स को वापस लिखा तो इन्होंने GFAR को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इन्होंने GFAR को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पर आ गया कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। किसने किया? भगवान सिंह ने किया। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है इसको? 3 पार्ट्स के अंदर या 3 खंडों के अंदर इसको डिवाइड किया है। लेकिन अब एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है ना कि भाई तीनों यहाँ पर आपको दे दिया कि मैच करो, पहला पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट कौन सा है। तो इसलिए आपको इन तीनों पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके जो 3 पार्ट है वो कौन कौन से? पार्ट वन है फंडामेंटल रूल्स एंड प्रोसीजर बताएंगी। पार्ट 1 के अंदर क्या बता रहे हैं? फंडामेंटल्स रूल्स एंड प्रोसीजर। बोले तो मौलिक नियम एवं प्रक्रियाएं। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 है वो है गवर्निंग शेयर परचेज, गवर्निंग स्टोर परचेज। साथ साथ में लिखते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल चला रहे हो, हम बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, और आपका जो काम था समझने का, लिखने का, वो आप कर ही नहीं रहे हो, और उसके बाद में आप कहोगे सर जी समझ में नहीं आया। साथ साथ में लिखते रहिएगा, 100% समझ में आएगा। स्टोर खरीद का नियम। पार्ट 3 जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर है या फिर शक्तियों का प्रत्यायोजन है, वो GFAR के कौन से पार्ट में बताई गई है? वो पार्ट 3 में बताई गई है। डेलीगेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का प्रत्यायोजन। अब शक्तियों का प्रत्यायोजन से क्या होता है कि गवर्नर साहब सारे काम खुद तो करेंगे नहीं, तो गवर्नर साहब ने क्या किया है? पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है अलग अलग तरह की अलग अलग ऑफिसर्स को। तो वो पार्ट 3 में आपके बताता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है। अभी तक का आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए कि इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है? इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है? इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आता है वो है यस कि व्हाट इज नॉट जॉब ऑफ अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल की इनमें से कौन सी जॉब नहीं है? अकाउंटेंट जनरल की इनमें से कौन सी जॉब नहीं है? चलिए उसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि अकाउंटेंट जनरल क्या होता है, क्या काम करता है। इसके बारे में थोड़े से आप नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा, यह अकाउंटेंट जनरल के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल के ऊपर अकाउंट को चेक करने के लिए होता था CAG। कौन होता था? CAG। उसी तरह से स्टेट लेवल के ऊपर सरकारी खाते प्रॉपर रूप से रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, ये सब चेक करने के लिए होता है AG। कौन होता है? AG। पहला जो काम आपको यहाँ पर करना है मेरे मित्रों, वो है इनकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना। CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और वहीं पर AG की फुल फॉर्म होती है अकाउंटेंट जनरल। वहीं पर इसकी फुल फॉर्म होती है अकाउंटेंट जनरल।
जो घोर करने वाली बात है वो यह है, सीएजी में ए का मतलब ऑडिटर है और एजी में ए का मतलब है अकाउंटेंट। क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट जब एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो यहीं पर गलती करके आ जाता है, एजी को कहीं पर ऑडिटर जनरल बोल देता है और सीएजी को कभी कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल बोल देता है। तो आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पर आपको एग्जामिनर क्या करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आपको यहाँ पर कतई भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो सीएजी है वो क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और एजी है वो क्या है, अकाउंटेंट जनरल होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सर जी हिंदी में भी लिखा दो आपका, हम कहेंगे नहीं तो कि हिंदी में नहीं लिखाया, हिंदी में भी लिखा देते हैं। सीएजी की फुल फॉर्म होती है, सीएजी की फुल फॉर्म होती है भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। और वहीं पर अकाउंटेंट जनरल की होती है महालेखाकार। क्या होती है, महालेखाकार। यह जो सीएजी होता है इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है अपॉइंटमेंट बाय, यह होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जबकि स्टेट लेवल के ऊपर जो एजी होता है, अकाउंटेंट जनरल होता है, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है गवर्नर के द्वारा। सीएजी का जो अपॉइंटमेंट का जो रूल है, कौन से आर्टिकल के तहत ये अपॉइंट होता है, यह होता है आर्टिकल 148 के तहत ये क्या होता है, अपॉइंट होता है। आर्टिकल 148 के तहत क्या होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं। यहाँ पर ही कुछ ये जो बातें थी वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी थी। आइए थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से अकाउंटेंट जनरल यानी कि महालेखाकार का कौन सा काम नहीं है, यह गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब होता है कि यह देखता है कि प्रॉपरली अकाउंट्स बने हैं या नहीं बने हैं। मेंटेन कैश बुक ऑफ ऑफिस, कैश बुक को मेंटेन करता है। ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द ऑफिस, जो सरकारी ऑफिस होते हैं उनके खातों की ऑडिट करता है। बिल्कुल। प्रिपरेशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास 100 रुपये आए, अब गवर्नमेंट इन 100 रुपयों को कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी, एजुकेशन पर कितना खर्च करेगी, हेल्थ पर कितना खर्च करेगी, इंफ्रा पर कितना खर्च करेगी, यह सब बनाया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। वो भी कौन प्रिपेयर करता है, एजी प्रिपेयर करता है। तो यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट्स होते हैं वो कौन प्रिपेयर करता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए एजी प्रिपेयर करता है। तो देखो एजी का काम ये भी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, ऑडिट का भी काम होता है, अकाउंट्स को मेंटेन करने का भी काम होता है। केस बुक ऑफ ऑफिस अलग से मेंटेन करने का इसका कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रह जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा आपके लिए, अदरवाइज तो आप कहोगे सर सब पे टिक कर दिया है, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, आइए आगे का क्वेश्चन करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट। अभी ऊपर वाला पढ़ा था, जिसने ऊपर वाला क्वेश्चन किया वो इसको गलत करेगा क्या। राजस्थान गवर्नमेंट के अकाउंट कौन मेंटेन करता है, अकाउंटेंट जनरल राजस्थान, महालेखाकार राजस्थान के द्वारा, जिसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज सीएजी, सीएजी कौन सी संस्था है। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर है या अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, 149 के अंदर इसकी पावर्स दिखाई गई है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज एजी विच मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द राजस्थान। एजी का मतलब क्या होता है, जो कि राजस्थान सरकार के लेखे रखती है, अकाउंटेंट जनरल या ऑडिटर जनरल, यही कंफ्यूज होंगे। तो ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट जनरल यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। 9th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द एप्रोप्रिएशन। मैंने क्या कहा था, आपके यहाँ पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, एप्रोप्रिएशन मैंने आपको समझाया था। एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि सरकार को यह 100 रुपये मिले, कैसे मिले, टैक्स वगैरह से मिले, पेनल्टी वगैरह से मिले, टोटल मिलाकर 100 रुपये मिले। अब सरकार इस रुपये को
इस सरकार इस रुपए को कहाँ पर असाइन करती है, कहाँ पर बांटती है। सरकार कहती है कि यार मैं एजुकेशन के ऊपर 50 रुपया खर्च करूँगा, हेल्थ के ऊपर 40 रुपया खर्च करूँगा, इंफ्रा के ऊपर 10 रुपया खर्च करूँगा, इस तरह से मैं इन 100 रुपये को असाइन करूँगा या फिर बांटूंगा। ये होता है एप्रोप्रिएशन करना। ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन करना। और ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो कौन प्रिपेयर करता है? एजी प्रिपेयर करता है। तो आंसर क्या रह जाएगा यहाँ पर 9th के अंदर? एजी प्रिपेयर यहाँ पर आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन? सर जी एप्रोप्रिएशन क्या है ये आप हमको बताइए। बिल्कुल बताएंगे जी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपके लिए भी क्या रहेगा, यह हेल्पफुल रहेगा। इसने पूछा कि सर जी एप्रोप्रिएशन क्या है। इसने क्या पूछा? एप्रोप्रिएशन क्या है। एप्रोप्रिएशन क्या है? तो सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन का जो रूल है उसको देख लेते हैं। यह रूल है रूल 2.2। कौन सा रूल है? रूल 2 सब रूल 2। ये कहता है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास जो भी फंड है, गवर्नमेंट के पास जो भी फंड है, गवर्नमेंट के पास जो भी रुपया है, इस रुपए को गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस रुपए को गवर्नमेंट क्या कर रही है? असाइन कर रही है। किसके अंदर असाइन कर रही है? प्राइमरी यूनिट में। किस में असाइन कर रही है? प्राइमरी यूनिट में। प्राइमरी यूनिट बोले तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रा हो गया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी यूनिट। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के फंड में 100 रुपये रखे हुए हैं, गवर्नमेंट ने पेनल्टी वगैरह करके टैक्स वगैरह से गवर्नमेंट के पास 100 रुपये आए। गवर्नमेंट कहती है कि यार इस 100 रुपये को मैं कहाँ कहाँ असाइन करूँगा। गवर्नमेंट क्या कहती है? मैं इस 100 रुपये को कहाँ कहाँ असाइन करूँगा। तो गवर्नमेंट ने असाइनमेंट इसका इस तरह से किया कि मैं एजुकेशन के ऊपर 30 रुपये खर्च करूँगी, मैं हेल्थ के ऊपर 20 रुपये खर्च करूँगी, मैं इंफ्रा पे 40 रुपये खर्च करूँगी और मैं अदर जो है उनके ऊपर 10 रुपये खर्च करूँगी। ऐसे करके मैं अपने 100 रुपये खर्च करने वाली हूँ। तो यानी कि गवर्नमेंट के पास जो फंड था, गवर्नमेंट ने उनको ये जो प्राइमरी यूनिट्स होती है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रा हो गया या अदर हो गया, ये क्या होती है? प्राइमरी यूनिट्स होती है। तो फंड को, प्राइमरी यूनिट्स को असाइन करना क्या कहलाता है? एप्रोप्रिएशन कहलाता है। हिंदी में बोले तो विनियोग कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? असाइनमेंट ऑफ फंड टू दी प्राइमरी यूनिट ऑफ बजट। बजट की प्राथमिक इकाई में निधि का असाइनमेंट। जो प्राइमरी यूनिट होती है बजट की यह प्राइमरी यूनिट कौन सी है, इसको देखो समझने की कोशिश करना। बजट की यह प्राइमरी यूनिट है, बजट की यह प्राइमरी यूनिट है। इसके अंदर फंड्स का असाइनमेंट करना, इसके अंदर फंड्स का क्या करना? असाइनमेंट करना। तो 10th के अंदर क्या आंसर हो जाएगा आपके लिए? ए विल बी द आंसर। ठीक है। अब आता है विस्तृत शीर्ष। सर जी इंग्लिश में लिखा हो। विस्तृत शीर्ष का मतलब होता है डिटेल्ड। विस्तृत शीर्ष का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड हेड। अभी हमने क्या कहा? सुनना अच्छे से। अभी हमने क्या कहा? अभी की जो बात आपको अगर मैंने बताई थी कि गवर्नमेंट के पास 100 रुपये हैं, गवर्नमेंट क्या करती है? इस 100 रुपये में से एजुकेशन के ऊपर 30 रुपये खर्च करती है। अब एजुकेशन के ऊपर जो 30 रुपये गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की एजुकेशन होती है। लाइक रूरल एजुकेशन पर कितना खर्च करेगी, अर्बन एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करेगी। रूरल में भी आता है प्राइमरी लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल के ऊपर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कितना खर्च करेगी। सेम यहाँ पर अर्बन में भी आता है कि प्राइमरी पे कितना होगा, सेकेंडरी पे कितना होगा, सीनियर सेकेंडरी पर कितना होगा। तो हमने क्या किया कि ये जो प्राइमरी यूनिट्स के ऊपर जो फंड मिले हैं उसको हम किस तरह से खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड हेड। क्या हो जाएगा? देखिएगा, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन फॉर द पर्पज ऑफ डिमांड्स फॉर। देखो ये प्राइमरी यूनिट क्या थी? 30 रुपये। इसका हम कहाँ पर, रूरल में इतना रुपया खर्च करेंगे, इसके इतना खर्च करेंगे, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ग्रांट्स लेंगे। तो प्राइमरी यूनिट जो है एप्रोप्रिएशन की, एप्रोप्रिएशन देखो यहाँ पर आप, इसलिए मैंने एप्रोप्रिएशन को और ये विस्तृत शीर्ष को एक साथ लिया है। जो प्राइमरी यूनिट है एप्रोप्रिएशन की,
उसके बारे में बताना। तो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है? एजुकेशन। तो इसके एजुकेशन के बारे में ये सब चीज़ें बताना, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड हेड, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड हेड। आंसर क्या रह जाएगा आपके लिए? ए विल बी। देखो समझ में आया क्या कि प्राइमरी यूनिट के बारे में पूरा खुलकर बताओ कि प्राइमरी यूनिट क्या थी? एजुकेशन। तो इसके बारे में सब कुछ बताना कि रूरल क्या है, अर्बन, रूरल में भी अलग अलग, तो ये सब कुछ बताना, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड हेड। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सर जी समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स। बैंक का मतलब क्या होता है जीएफआर के अंदर? बैंक का मतलब क्या होता है? देखो बैंक का मतलब होता है आरबीआई की कोई भी ब्रांच, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो अदर हो, चाहे वो और भी कोई हो जिसको आरबीआई ने ऑथोराइज कर रखा है, वो बैंक का मतलब होता है। एसबीआई ब्रांच विच इज एन एजेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई की एजेंट है, आरबीआई की एजेंट है। अदर सब्सिडरी बैंक अपॉइंटेड एज एजेंट ऑफ आरबीआई, या फिर अदर बैंक अपॉइंटेड एज एजेंट ऑफ आरबीआई बाय द आरबीआई एक्ट 1934। तो सिंपल सी बात है, सब में निकल कर एक ही बात आई है कि जो जिस भी बैंक को आरबीआई क्या कर देती है? ऑथोराइज कर देती है। जिस भी बैंक को आरबीआई ऑथोराइज कर देती है वो बैंक की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इतनी कोई बड़ी भी बात नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है सर जी, एजी सा तो क्वेश्चन है, क्या अच्छा है। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें लिखाऊंगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली कोई भी नहीं लिखाएगा। और अगर आप जिस तरह से आप अभी क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, जिस तरह से क्वेश्चंस का आप लेवल देख रहे हो, आई होप जीएफआर के अंदर इतने अच्छे क्वेश्चंस और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आएगा, और आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर करोगे। बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड स्लो रखी है मैंने ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। विच एक्ट का ए बड़ा होता है? डज द बैंक फॉलो फॉर द स्टेट ट्रांजेक्शन। जो भी स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी राज्य के व्यवहार होते हैं, उसके लिए बैंक कौन से अधिनियम की पालना करता है? आरबीआई एक्ट की पालना करता है। लेकिन अब आपसे आरबीआई एक्ट का ईयर पूछा है, आरबीआई एक्ट का ईयर कौन सा होता है? 1934। अब यहाँ पर क्या लिखाने वाले हो इंपोर्टेंट, वो देखिएगा। जीएफआर से संबंधित सभी एक्ट की लिस्ट, यस। जीएफआर के अंदर जितने भी एक्ट आपके यूज हो रहे हैं उन सब की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आपको आरबीआई एक्ट का ईयर पूछ सकता है वैसे आपको बाकी ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए है ये जो आप अभी पढ़ ही रहे हो, आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट कौन सा है? 1934। कौन से रूल के तहत यह काम आएगा आपका? रूल 2 के तहत। दूसरा जो रूल आपको ध्यान में रखना है वो है एसबीआई एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959। ये भी आपको रूल 2 में देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा तीसरा जो एक्ट है वो है लिमिटेशन एक्ट, 1963। ये भी आपको रूल 94 में देखने को मिलेगा। जब हम रूल 94 पढ़ेंगे ना तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन यस, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कि जितने भी जो रूल आपके काम में आने वाले हैं इस एक्ट के तहत, इस जीएफआर के अंदर जितने भी एक्ट आपके काम आने वाले उन सब की लिस्ट मैं आपको एक साथ लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट एक्ट आता है राजस्थान लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953। यह कौन से रूल के तहत आया है? यह आया है रूल 256 के तहत। एक और एक्ट जो आपका काम आने वाला है जीएफआर के अंदर वो है राजस्थान कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958, जो कि रूल 280 में क्या आता है, आपको काम आता है, देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पर मकसद ये रूल 94, रूल 250 इनको समझने का नहीं है। हमारे यहाँ पर मकसद है कि आपके जीएफआर के अंदर जितने भी जो एक्ट हैं वो उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाए, उनके ईयर्स आपके सामने आ जाए, और जब इन रूल्स को पढ़ेंगे तो ये भी पता चल जाए कि इन रूल से यह नियम ये एक्ट
संबंधित है। इन रूल्स से ये एक्ट क्या है, संबंधित है। बस हमारा टारगेट ये था। तो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, क्या आपने उसका आंसर दे दिया? यस। 13 का आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए? बी विल बी द आंसर ऑफ 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 14th क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसका हम अच्छे से एक डायग्राम वगैरह बनाएं, अच्छे से हम क्या करें, इसके नोट्स लिखें। और अच्छे से मतलब बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखना है आपको, क्योंकि अगेन सिंपल सी बात है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। और अगर आपके पास अच्छे से नोट्स प्रिपेयर होंगे तो आपको कुछ भी समस्या नहीं आने वाली है। सर जी क्या लिखाने वाले हो? मैं लिखाने वाला हूँ GFAR से संबंधित, GFAR से संबंधित एक मिनट, GFAR से यहाँ पे लिख लेते हैं सर जी, और क्या नहीं लिखाएगा तो GFAR से संबंधित इंपोर्टेंट आर्टिकल। यस, जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके इंपोर्टेंट आर्टिकल एंड फंड दोनों साथ में लिखा हूं। मतलब आर्टिकल कौन से? जो कि फंड से रिलेटेड है, जो कि फंड से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसको जो डायग्राम आपको मैं बनाने वाला हूँ, इसको आप बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा बिना किसी लापरवाही के। देखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आर्टिकल सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 283(2) के बारे में। बिल्कुल एक अलग से आर्टिकल है, और अलग से आर्टिकल का हम क्या करते हैं, अलग ही ट्रीटमेंट कर देते हैं। आर्टिकल 283(2) के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। किसके बारे में? यह कोषागार नियम यानी कि ट्रेजरी रूल्स, इनके बारे में है सर जी। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 266(1). आर्टिकल 266(1) किससे रिलेटेड है? संचित निधि से। किससे रिलेटेड है? संचित निधि से। संचित निधि बोले तो कंसोलिडेटेड फंड, क्या बोले तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो ध्यान में रखना है, उसी तरीके से आपको स्टडी करनी है। पहला क्वेश्चन आपके लिए बनेगा आर्टिकल 266(1) जो है वो किससे संबंधित है? कंसोलिडेटेड फंड से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या आता है ना? कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या आता है? कंसोलिडेटेड फंड इंक्लूड्स, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड्स होता है? कंसोलिडेटेड फंड के अंदर गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाती है, वो गवर्नमेंट अगर किसी तरह का लोन लेती है वो, या गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई भी ग्रांट वगैरह मिलती है वो, ये सभी की सभी कहाँ आती है आपके लिए? कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आ जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर क्या आता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके लिए आर्टिकल 266(2). आर्टिकल 266(1) किसका था? कंसोलिडेटेड फंड का था। आर्टिकल 266(2) है लोक लेखा निधि के बारे में। किसके बारे में? लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि बोले तो पब्लिक अकाउंट फंड। अब ये जो लोक लेखा निधि होती है उसमें क्या रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, पब्लिक अकाउंट फंड PF लिख देते हैं। इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है? इसमें आप सरकार के पास जो भी डिपॉजिट रखवाते हो, सरकार के पास जो भी PF का रुपया रखवाते हो, या सरकार के पास
जो भी रिजर्व फंड रखवाते हो वो सारा का सारा किस में जाता है, लोक लेखा निधि के तहत जाता है, जिसका आर्टिकल कौन सा है आपके लिए, जिसका आर्टिकल है 266(2). फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, सब इंपोर्टेंट पॉइंट में एक साथ लिखा रहा हूं आपको। आर्टिकल 266(1) हो गया, आर्टिकल 266(2) हो गया, डायरेक्ट अब आता है आर्टिकल 267(2). आर्टिकल 267(2) आता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से संबंधित है। आकस्मिक निधि बोले तो कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि बोले तो कॉन्टीजेंसी फंड। अब देखिएगा कॉन्टीजेंसी फंड के अंदर कौन सा फंड आता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है और वो ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्टीजेंसी फंड में कौन सा फंड आता है, कोई भी ऐसा फंड, आकस्मिक निधि के अंदर कोई भी ऐसा फंड जो कि लेजिस्लेटिव जो है आपकी, वो उसका ऑथोराइजेशन उसके लिए मिलने वाला है। सॉरी, लेजिस्लेटिव से क्या मिल चुका है, उसका ऑथोराइजेशन मिलने वाला है। इसलिए आपने क्या किया है, उस फंड को अलग से रखा हुआ है। यहां पर देखिएगा वो सभी रिजर्व फंड जो कि कैप्ट किए गए हैं फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑथोराइजेशन बाय लेजिस्लेटिव के द्वारा उसको ऑथोराइज करना है कि यस ये इस चीज के लिए आप खर्च कर सकते हो, तो वो खर्च कर सकते हो ऐसा कहना उसको, तो उसके लिए बताना पड़ेगा ना कि भाई साहब देखो ये रुपया है, इसको आप क्या कर रहे हैं, खर्च करने की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपके लिए, ये मैंने आपको तीनों फंड बता दिए हैं साहब। 266(1) संचित निधि, 266(2) लोक लेखा निधि, 267(2) आकस्मिक निधि। इसके बाद में आपको जो आर्टिकल ध्यान में रखने हैं वो है आर्टिकल 205 एंड 206। 205 और 206 में क्या है, 205 और 206 में क्या है, जो भी आपका राज्यपाल है वो क्या कर सकता है, आपकी आकस्मिक निधि, जो भी आपकी आकस्मिक निधि होती है से धन आहरित कर सकता है। और ये धन आहरित करने की जो शक्ति है वो कहां से मिली है, आर्टिकल 205 206 से उसको ये शक्ति मिली है। लास्ट भी लिख लीजिएगा, यहां से आपके आर्टिकल जो होंगे वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाएंगे। आर्टिकल 299 सब पैरा 1, आर्टिकल 299 का सब पैरा 1 किसके बारे में बताता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की कोई भी संपत्ति है उसकी संविदा यानी उसका एग्रीमेंट, उसका संविदा बोले तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हेतु कौन प्राधिकारी सक्षम है, सक्षम प्राधिकारी, उसकी लिस्ट बताई गई है 299 के तहत। इसके अलावा सर जी इतना लिख रहे हो तो एक और चीज है वो क्यों छोड़ रहे हो, वो भी आप लिख लो। लेकिन यह जो है वो रूल है ना कि कोई आर्टिकल। तो आपने आर्टिकल 266(1) भी पढ़ा, 266(1) किसका था, कंसोलिडेटेड फंड का। 266(2) किसका था, लोक लेखा निधि का। 267(2) किसका है, आकस्मिक निधि का। और 268(2) लेकिन यह आर्टिकल नहीं है, यह क्या है, नियम है। यह आर्टिकल नहीं है, यह क्या है, नियम है। एक मिनट रुकिएगा, यह आर्टिकल नहीं है, यह नियम है। तो ये आप इसको पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा। यह किसके नियम के बारे में बताता है, यह जो लोकल फंड्स होते हैं उनके बारे में बताता है, और लोकल जो अथॉरिटीज होती है उनके फंड के बारे में बताता है। रूल्स 268(2) क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर क्या चीजें आती है, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर रेवेन्यू, फाइनेंस और लोन सभी आ जाता है गवर्नमेंट का। ये बिल्कुल ये तीनों आ जाती है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। इन विच ऑफ द आर्टिकल
कॉन्स्टिट्यूशन द कंसोलिडेटेड फंड इज डिफाइंड, बताइएगा आर्टिकल के अंदर कहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड को डिफाइन किया गया है। पहले तो आप क्या इसका आंसर दे पाएंगे क्या, पहले देखते हैं। कंसोलिडेटेड फंड 266(1), कॉन्टीजेंसीज फंड 266(2) किसका है, पब्लिक अकाउंट फंड। 267(2) किसका है, कॉन्टीजेंसीज फंड। और रूल है लोकल फंड का, तो ना कि आर्टिकल है। तो इस तरह से ये मैच होंगे। तो यहाँ पर एक का जो है वो बी है, सॉरी बी का जो है वो 4 है, ए का सेकंड, बी का 4, सी का है वो 1 है। तो यहाँ पर जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस नोट को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा सर जी, है ना, जो भी लिखा है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड कौन से फंड में डिफाइंड है, 266(1) में डिफाइंड है, 266(1) में डिफाइन है। आंसर क्या आ जाएगा, सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है द फंड विच इज डिपॉजिटेड इन द स्टेट गवर्नमेंट अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड। देखो वह कोई भी फंड जो कि संचित निधि में नहीं जाता, कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता। कंसोलिडेटेड फंड में अगर कोई रुपया नहीं गया है, लाइक द डिपॉजिट्स, पीएफ, सरकार के जो रिजर्व फंड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, सरकार के पब्लिक अकाउंट फंड में 266(2) के तहत। आइएगा, कहता है कि कॉन्टीजेंसीज फंड 267(2), कॉन्टीजेंसीज फंड का कौन सा है, 267(2) है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक अकाउंट फंड का, पब्लिक सर्विस फंड ना करके इसको थोड़ा सा कीजिएगा, लोक सेवा नहीं, लोक लेखा है, पब्लिक अकाउंट, लोक सेवा भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ हम तो सेफ्टी के लिए लोक लेखा निधि कर सकते हैं। लोक लेखा निधि जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत डिफाइन है, लोक लेखा निधि है 266(2) के तहत। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल अब आपको इनको मैच करना है। आई होप अभी तक जो हमने नोट्स लिखे हैं उनकी सहायता से आप इनको बहुत ही इजी तरीके से क्या कर पाओगे, मैच कर पाओगे, बहुत ईजी तरीके से आप इनको मैच कर पाओगे। रेवेन्यू लोन्स एंड ग्रांट्स, रेवेन्यू लोन्स एंड ग्रांट कहाँ पर होती है, ये होती है आपके कंसोलिडेटेड फंड में, जो कि 266(1) के तहत आता है। रिजर्व फंड कैप्ड फॉर द फ्रेश एक्सपेंडिचर ऑन ऑथराइजेशन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके लिए क्या करेगी, खर्चे को अप्रूव करेगी, इसलिए हमने खर्चे को अलग से रखा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसीज फंड 267(2). डिपॉजिट्स प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, यह आपकी आती है पब्लिक अकाउंट फंड के अंदर 266(2) के तहत। रेवेन्यू ऑफ लोकल बॉडीज आती है लोकल फंड के अंदर, तो यानी कि पहले के अंदर 2 है, ए के अंदर सेकंड आता है, ए के अंदर सेकंड आता है, बी के अंदर थर्ड आता है, सी के अंदर फोर्थ आता है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और डी के अंदर 1 आता है, बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर, नेक्स्ट इसके बारे में बता रहा है, कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में बता रहा है। अब जब कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में बता रहा है, नई चीज आई है, तो आप क्या कीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स आप लिख लीजिएगा डायग्राम के रूप में। कंट्रोलिंग ऑफिसर हिंदी में बोले तो नियंत्रण अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी। ये नियंत्रण अधिकारी किसका नियंत्रण करता है, यह नियंत्रण करता है एक सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर रेवेन्यू का एज वेल एज एक्सपेंडिचर का कंट्रोल यह करता है। यह इसका रूल कौन सा है, इसका जो रूल है वो है 2 सब रूल 9। अब ये कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, ये क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या काम करता है। कंट्रोलिंग ऑफिसर सबसे पहले तो होगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, यानी कि आपके पूरे डिपार्टमेंट का हेड, विभागाध्यक्ष जिसको बोला जाता है, वो तो कंट्रोलिंग है ही है, वो तो कंट्रोलिंग रहेगा ही रहेगा, उसको तो कोई मना नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या वही कंट्रोलिंग रहेगा, यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब जो निकल के आ रहा है ऑफिसर का मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नहीं सर जी, ऐसा नहीं है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा, और इसीलिए मैंने लगाया है, और अदर कोई भी अदर पर्सन, अदर ऑथोरिटी, कोई भी अदर ऑथोरिटी टू होम, जिसको कंट्रोलिंग ऑफिसर की जो पावर्स है वो दी गई है, टू होम पावर कन्फर्ड,
बोले तो दी गई, जिसको पावर दी गई है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये क्या काम करता है कंट्रोलिंग ऑफिसर? ये क्या काम करता है? जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें जो रेवेन्यू आ रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का, ताकि वो बेफिजूल ना हो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है ओनली। अब क्या वर्ड यूज कर दिया? हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओनली। सर जी नहीं सर जी, सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो नहीं हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर अदर अथॉरिटी हो सकती है जिनको पावर दी गई है। तो बी इज मोर एक्यूरेट आंसर, मोर करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच कॉन्टेक्स्ट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो क्या है? ए, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। बिल्कुल यही है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो रेवेन्यूज होते हैं, उनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको कंट्रोल करना। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी मेड ए ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर। अब देखिएगा डीडीओ, इसके अच्छे से एक बार नोट्स बनाइएगा। डीडीओ बोले तो, डी बोले तो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग, डिस्बर्सिंग है ये, डिस्बर्सिंग नहीं है, डिस्बर्सिंग। डिस्बर्सिंग ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, यह जो डीडीओ है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ये कौन है इसके बारे में आपको देखना है। यह केवल और केवल एक गजेटेड ऑफिसर, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि यह जो बन सकता है वो केवल और केवल एक गजेटेड जो ऑफिसर होता है वो बन सकता है। कौन बन सकता है? एक गजेटेड ऑफिसर बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं वही डीडीओ के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं। डीडीओ का काम क्या रहता है? जो भी बिल्स वगैरह रहते हैं, सैलरी के बिल हो गए, मेडिकल बिल हो गए, उन पर साइन करने का, जिनसे रुपया जाता है या रुपया आता है, तो उन पे साइन करने वाला जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो आपके लिए होता है डीडीओ, जो कि एक गजेटेड ऑफिसर ही होगा। तो डीडीओ कौन हो सकता है? एक गजेटेड ऑफिसर ही हो सकता है, एक राजपत्रित अधिकारी ही हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है, इसको भी आप सही कर लेंगे, है ना, डीडीओ ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, हेड ऑफ ऑफिस भी हो सकता है, और गजेटेड ऑफिसर भी हो सकता है जिनको पावर दी गई है, राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर जिनको पावर दी गई है। तो यानी कि गजेटेड ऑफिसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, चाहे हेड ऑफ ऑफिस हो, या फिर अदर पर्सन जो कि गजेटेड हो, उनको क्या किया जा सकता है? एज ए डीडीओ अपॉइंट किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? यहाँ पर डी विल बी द राइट आंसर। ये कहता है कि इनमें से कौन सा डीडीओ का काम नहीं है? आहरण और वितरण अधिकारी का कौन सा कार्य नहीं है? पहला, साइनिंग द सैलरी अलाउंस एंड अदर बिल, वेतन भत्तों और अन्य बिलों के ऊपर हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल करता है। रोकड़ बही को ये प्रमाणित करता है, बिल्कुल प्रमाणित करता है। वेतन भत्तों एवं अन्य बिलों की राशि वितरण का सुनिश्चित करता है कि वेतन वगैरह मतलब इशू हुए, वेतन वगैरह या जितने भी जो है वो सही है, वो प्रॉपरली मिले हैं, नहीं मिले हैं, इन सब बातों को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल। टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्टर ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ऑफिस में जाकर उसका क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन करना, ये इसका काम नहीं है, ना इसको इस काम से कोई मतलब है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा ये जो प्रयास है GFR के MCQs का वो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस वगैरह चाहिए या फिर अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। साथ ही आप कॉमर्स मेरी जान, दो काम करने हैं। कॉमर्स मेरी जान का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपको टेलीग्राम पे जाना है, कॉमर्स मेरी जान सर्च कर लेना है, और प्ले स्टोर के ऊपर जाकर कॉमर्स मेरी जान ऐप को डाउनलोड
कर लेना है। कॉमर्स मेरी जान आप ऐप को जब डाउनलोड करते हो, आप कॉमर्स मेरी जान ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आपको हमारा TRN जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स दिखेगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इतनी ही क्वालिटी के साथ हमने सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए वहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।